हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट पोइट्री सेक्शन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये अपना दो वीडियो में मतलब ये अगर एक वीडियो में कंप्लीट तो होगा ही नहीं। जो पोइट्री सेक्शन आप जानते ही हो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, ये वन शॉट रिवीजन है आपके एलटी ग्रेड के लिए। ठीक है, स्पेशली एलटी ग्रेड के लिए ये वन शॉट रिवीजन है। और मैंने कंप्लीट मतलब पोइट्री सेक्शन हमने ड्रामा सेक्शन कंप्लीट कर लिया था और पोइट्री में मैंने 2-4 ही पोइट्री छुट्टी होगी, बाकी सब कंप्लीट कर दिया है। लेकिन ये जो आपकी जो सीरीज, ये सीरीज नहीं बोलूँगी, ये मैराथन है। ठीक है, इसको हम ना 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, जितना भी हो पाएगा। ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाएंगे, जितना भी हो पाएगा। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हम इसको नेक्स्ट में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, ये पूरी पोइट्री, जितनी भी पोइट्री सेक्शन है, जो आपके एलटी का पोइट्री सेक्शन है, उसमें जितनी भी पोयम है, जितनी भी राइटर की पोयम है, सारी पोयम की इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, सारी पोयम की इम्पोर्टेंट लाइन हम देखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी पोयम देखेंगे, उनकी जो इम्पोर्टेंट लाइन है, जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसका वन शॉट रिवीजन है आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सारी पोइट्री सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देन इस तरह ड्रामा को भी हम वन शॉट रिवीजन करेंगे, एक रिवीजन लेंगे उसको भी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विलियम शेक्सपियर के सोनेट 29 से हम देखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन कौन सी है। सारी इम्पॉर्टेंट लाइन कवर करेंगे। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर का सोनेट 29 है, व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेन्स आइज। ये है, ये पोइट्री है आपके एलटी में। और इसकी इम्पॉर्टेंट लाइन अगर देखेंगे तो इसकी फर्स्ट लाइन ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी फर्स्ट लाइन ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेन्स आइज, यानी कि जब मेरी किस्मत ख़राब होती है और लोग मुझसे नफरत करते हैं। तो ये जो सोनेट है ना, ये सोनेट ना डिस्पेयर से होप की ओर जाने की एक खूबसूरत यात्रा है, यानी कि निराशा से आशा की ओर जाने की एक खूबसूरत यात्रा है। पोएट जब ये पोएम शुरू होती है तो बहुत निराश रहते हैं, लेकिन जब ये पोएम एंड होती है, ख़त्म होती है, तो पोएट के अंदर एक आशा हो जाती है। ठीक है, यही दिखाता है ये पोएम, दिखाता है कि कैसे प्यार की याददाश्त दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर है। जो प्यार को हम अपने प्यार को याद कर लेते हैं, तो इसमें पोएट हैं वो भी अपने लास्ट में अपने प्यार को याद करते हैं, अपने बिलवेड को याद करते हैं, और उसके बाद उनकी जो निराशा है वो आशा में बदल जाती है। तो ये यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि प्यार की जो यादें हैं वो दुनिया की सारी दौलत से बढ़कर है। तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेन्स आइज। ये याद रखना है कि जब मेरी किस्मत ख़राब होती है और लोग मुझे नफ़रत भरी नज़रों से देखते हैं। तो इसकी सेकेंड लाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे जस्ट मिला हुआ है, आई ऑल अलोन बी वीप माई आउटकास्ट स्टेट, यानी कि मैं अपने इस अकेलेपन और समाज से निकाले हुए होने पर रोता हूँ। एंड ये भी लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड ट्रबल डीप हैवन विद, ये सब हमने पढ़ लिया है ना, ये सारी चीज़ें हमने इसके थ्योरी सेक्शन में पढ़ लिया है। तो यहाँ पे सिर्फ रिवीजन हो रहा है, तो मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगी क्योंकि हमें बहुत लेंदी क्लास है ये। आप जानते हो पूरी पोइट्री मुझे कवर कराना है, पूरी पोइट्री की इंपॉर्टेंट लाइन कवर करानी है, लेकिन इस एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो इसकी 2-3 पार्ट आ जाएगा, या तो 2 सेकेंड पार्ट में ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये सारी आपके लिए रिवीजन करा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट लाइन है बस उसी का रिवीजन है, फिर उसके बाद इसी पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड ट्रबल डीप हैवन विद माई बूटलेस क्राइज। ठीक है, और जो ट्रबल डीप है, यानी कि जो डीप हेवन है, यानी कि बहरा आसमान। यहाँ पे डीप हेवन यहाँ पे किसे कहा गया है? गॉड को। गॉड जो है ना, वो यहाँ पे गॉड को उन्होंने कहा है डीप। ठीक है, यानी कि बहरे आसमान, यानी कि भगवान से बेकार की फरियादें करता हूँ, जो भगवान मेरी सुनता ही नहीं है, मेरी बूटलेस क्राइज है। विशिंग मी, ये भी लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस पोइट्री की। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। ठीक है, मैं दूसरों को देखकर जलता हूँ और उनकी तरह होने की क्या करता हूँ? विश करता हूँ, डिज़ायर रखता हूँ, कामना करता हूँ, किसी की तरह ज़्यादा आशावादी। फिर ये भी लाइनें इंपॉर्टेंट है, फीचर्ड लाइक हिम विद फ्रेंड्स पजेस्ट, यानी कि किसी की तरह सुंदर दिखने वाला या किसी की तरह बहुत सारे दोस्तों वाला। मतलब मैं उन पर्सन से अब नफरत करने लगा हूँ, मैं जेलस फील करता हूँ जो मुझसे ज़्यादा सुंदर दिखता है, या मेरे पास तो दोस्त नहीं है लेकिन उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं, तो उसको दोस्तों को देख के मैं क्या करता हूँ, मेरे अंदर जेलसी है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। फिर डिज़ायरिंग दिस मैन आर्ट्स एंड दैट मैन्स स्कोप, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं इस आदमी का हुनर, यानी कि आर्ट और उस आदमी की स्कोप
पाना चाहता हूँ। विद वॉट आई मोस्ट इंजॉय कंटेंटेड लिस्ट, और जिन चीज़ों से मुझे सबसे पहले खुशी मिलती है, ठीक है, सबसे पहले खुशी मिलती है, अब वो मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। मतलब यहाँ तक पोएट ने क्या कहा है, ठीक है, यहाँ तक पोएट कहते हैं, पोएट बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत सेल्फ पिटी में है। मतलब सेल्फ पिटी मतलब अंदर ही अंदर बहुत आत्मग्लानि में है, ठीक है। उन्हें लगता है कि वो दुनिया के सबसे बेकार और बदनसीब इंसान है। यहाँ तक और भी इस बीच में लाइनें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं वो हमने लिया है। यहाँ तक वो बहुत डिस्पेयर में है, ठीक है, बहुत निराशा में है यहाँ तक वो। और यहाँ तक पोएट अपने आप को दुनिया का सबसे बेकार और बदनसीब इंसान मानते हैं। लेकिन फिर इस पोयम में एक वोल्टा आता है, अचानक से टर्न आता है। इसी टर्न को क्या कहा जाता है, वोल्टा, जो 9 लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। 9 लाइन में वोल्टा आ जाता है, यानी कि फिर यहाँ पे हैप्पली आई थिंक ऑन दी एंड इन माई स्टेट, तभी अचानक हैप्पली यानी कि अचानक मुझे तुम्हारा, ठीक है, हैप्पली आई थिंक ऑन दी, हैप्पली मतलब ऑल ऑफ सडन, अचानक, आई थिंक ऑन दी, मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगता हूँ, या यूँ बोलो कि मुझे तुम्हारा ख्याल आता है। दी यहाँ पे कौन है, उनकी बिलबेड है, वो अपने प्यार को बोल रहे हैं, अपने प्रिय को बोल रहे हैं कि तभी मुझे तुम याद आती हो, यानी कि मेरी बिलबेड का ख्याल मुझे आता है। एंड देन माई स्टेट, और फिर मेरी जो पूरी मानसिक हालात है, स्टेट यहाँ पे माइंड की बात कर रहा है कि मेरी जो पूरी मानसिक हालत है वो बदल जाती है। मतलब जैसे ही मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, अचानक ही मुझे तुम्हारा ख्याल आया, और मेरी जो स्टेट थी, यानी कि मेरी स्टेट क्या थी, डिस्पेयर थी, अचानक से मेरी स्टेट में चेंजेस आ जाता है, बदलाव आ जाता है। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन क्या करते हैं कि जिस तरह मैंने तुम्हें याद किया है ना, मैं डिस्पेयर में था, लेकिन जैसे ही मुझे तुम्हारा ख्याल आया, तुम्हारा मतलब मेरी बिलबेड का तुम्हारा ख्याल आया, मेरी जो स्टेट में बदलाव आ गया। ठीक उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह जैसे लार्क एक पक्षी है, गाने वाली चिड़िया है, जैसे कि लार्क की तरह, जैसे लार्क जब उठती है सुबह ना, जब सुबह होता है, जो सुबह होते ही अंधेरे ज़मीन से उठकर आसमान में गाना गाती है, ठीक उसी तरह, ठीक है। फिर फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर सच वेल्थ ब्रिंग्स, यहाँ पे कंपैरिजन इन्होंने किया है, तो यहाँ पे ये सिमिली हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी चीज़ों को इससे लार्क पक्षी से कंपैरिजन किया है कि मेरी हालत तुरंत चेंज हो जाती है तुम्हें याद करके, ठीक उसी तरह जिस तरह लार्क पक्षी सुबह में होते ही अंधेरे ज़मीन को छोड़कर वो आसमान में चली जाती है गाना गाते, ठीक है, गाना गाने। फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर सच वेल्थ ब्रिंग्स, क्योंकि तुम्हारा जो प्यार है, तुम्हारे प्यारे प्यार को याद करके मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, इतनी ज़्यादा वेल्थ मिलती है ना। वेल्थ यहाँ पे दौलत की बात नहीं हो रही है, वो वाली आध्यात्मिक दौलत की बात हो रही है, ये सोना चांदी वाली बात नहीं हो रही है, आध्यात्मिक खुशी मिल रही है। दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं कि मैं इस हालात को, यानी कि इस प्यार से भरी हालात को किसी राजा के तख्त से भी बदलना पसंद नहीं करूँगा। अब आप जानते हुए राजा की कैसी हालत होती है, राजा होता है भाई। लेकिन अब ये जो शेक्सपियर है, मतलब जो पोएट हैं, उन्होंने जब अपने बिलबेड को याद किया ना, तो जो इनको आध्यात्मिक खुशी मिली उसको इन्होंने वेल्थ कहा, कि जो मुझे दौलत मिली है, ठीक है, जो मुझे खुशी मिली, ये खुशी मैं ना राजा की स्टेट से भी बदलना नहीं चाहूँगा। कि अगर तुम्हें बोल दिया जाए, जैसे कोई कहता नहीं है कि क्या तुम्हें राजा बना दिया जाए, अब राजा की क्या हालत होती है आप खुद ही जानते हो, राजा का जो तख्त होता है। लेकिन ये अपनी इस खुशी को इतना ज़्यादा खुश हो गए कि ये अपनी इस खुशी को ना राजा की स्थिति से भी बदलना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये लाइनें इंपॉर्टेंट थी इस प्ले की, इस पोएम की इतनी लाइनें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक 1 शॉर्ट रिवीजन के लिए था, बाकी तो जो इंपॉर्टेंट लाइनें थी वो हमने ले लिया था, ठीक है। तो इसको पहले आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस इसकी करेंगे। अब सोनेट 138 को हम देख लेंगे, ये भी विलियम शेक्सपियर की ही है, तो इसमें भी जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाऊंगी, भले ही हम इसके 3-4 पार्ट कर लेंगे, वो सही है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा लेंदी नहीं, 1 घंटे के अंदर ही वीडियो रहेगी। तो 1 घंटे के अंदर जितनी भी हम पोएम कर लेते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइन्स कर लें, वो सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट भी आपका विलियम शेक्सपियर का ही है, व्हेन माई लव स्वेट्स दैट सी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ। देखिए ये दोनों जो पोएम है ना, ये आपके टीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, फिलहाल अभी तो हम एलटी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सारा पोएट्री सेक्शन कंप्लीट है, इसकी थ्योरी भी कराया है, लेकिन यहाँ पे हम लाइन देख रहे हैं।
तो यहाँ पे देखेंगे इसकी जो फर्स्ट लाइन है ये भी इम्पॉर्टेंट है, व्हेन माई लव स्वेयर दैट शी इज़ मेड ऑफ ट्रूथ। ठीक है, मतलब जब मेरी प्रेमिका कसम खाती है कि वह सच्ची है। तो ये सोनेट जो है ना ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और मैच्योर रिश्ते के बारे में है। मतलब ये प्यार में जानबूझकर बोले गए आपसी झूठ पर बेस्ड है ये पोयम। ठीक है, कि जब मेरी प्रेमिका कसम खाती है कि वो बिल्कुल सच्ची है, यानी कि वफादार है। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, आई डू बिलीव हर दो आई नो सी लाइज। मैं उसका यकीन कर लेता हूँ हालांकि मुझे अच्छी तरह पता है कि वो झूठ बोल रही है। ठीक है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, दैट सी माइट थिंक मी सम अनटॉटर्ड यूथ। ठीक है, ये जो लाइनें हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैं ऐसा नाटक इसलिए करता हूँ ताकि मुझे एक भोला भाला मतलब एक भोला भाला नादान या नौजवान समझे। अनटॉटर्ड यूथ मतलब मुझे नौजवान समझे। मतलब पोएट भी इसमें अपनी बिलेबेड से झूठ बोलता है, इनकी बिलेबेड भी इनसे झूठ बोलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और ऑल दोनों ही जानते हैं कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है, ये मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन दोनों सामने दिखावा करते हैं कि हाँ वो सच्ची है, ये यूथ है। लेकिन वो भी जानती है कि जो ये मेरा जो बिलेबेड है वो यूथ नहीं है। ठीक है, ये भी लाइनें इंपॉर्टेंट है एंड आपने पढ़ा तो होगा तो लाइनें से तो समझ में आ जाएगा। एंड लर्न इन द वर्ल्ड फॉल्स सब्टिलिटीज़, यानी कि जो अभी दुनिया के झूठे छल कपट, फॉल्स सब्टिलिटीज़ मतलब छल कपट को नहीं समझता। मतलब यहाँ पोएट जो उम्र में बड़ा है वो अपनी प्रेमिका के झूठ को जानता है, लेकिन उस पर विश्वास करने का नाटक करता है ताकि प्रेमिका उसे मूर्ख और जवान समझे। ओके, ऐसा क्यों नाटक करता है? ताकि जो प्रेमिका है उसको लगे कि अभी ये तो कम उम्र का है, छोटा है और यूथ है, मूर्ख है, उसे समझे, इसलिए ऐसा करता है। ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन सीमिंग ट्रस्ट। अरे प्यार की सबसे अच्छी आदत भरोसे का नाटक करना, यानी कि दिखावा करना। प्यार की सबसे अच्छी आदत है कि भरोसे का दिखावा करना, यानी कि सबसे अच्छी आदत या सबसे अच्छा दिखावा भरोसे का नाटक करने में ही है। जब आपको पता चलता है ना कि सामने वाला झूठ बोल रहा है फिर भी आप भरोसा कर रहे हो, तो ये प्यार की सबसे अच्छी हैबिट है, ये कहा जा रहा है। एंड इज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड। और प्यार में पड़े जो बुज़ुर्ग लोग हैं, यहाँ पे एज की जो बात हो रही है ना, जो ओल्ड एज के लोग हैं, प्यार में पड़े जो ओल्ड एज के लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग, ये सुनना पसंद नहीं करते कि वो कितने बूढ़े हो गए। भाई जो एक्चुअल में बूढ़ा हो गया है, क्या उसको आप बूढ़ा कहोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा अगर वो प्यार में है तो, क्योंकि सबको पता है प्यार किया जाता है यूथ डेज में। तो जो प्यार में पड़े जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो ये सुनना पसंद नहीं करेंगे वो कितने बूढ़े हो गए हैं। तो पोएट यहाँ पे बता रहे हैं कि वे दोनों ये खेल क्यों खेल रहे हैं। वह उम्रदराज है और अपनी उम्र को छिपाना चाहता है। देयरफॉर आई लाई विद हर एंड सी विद मी। इसलिए मैं उससे झूठ बोलता हूँ, मीन्स मैं उस पर विश्वास करता हूँ और वो मुझसे झूठ बोलती है अपनी वफादारी का। ठीक है, एंड इन आवर फॉल्ट बाय लाइज वी फ्लैटर्ड बी। और इस तरह हम अपने इन झूठों के जरिए एक दूसरे की फॉल्ट्स, यानी कि एक दूसरे की फॉल्ट है कि वो बेवफाई कर रही है और ये अपनी उम्र छुपा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से झूठ बोले लेकिन दोनों को पता है, यानी कि उसकी बेवफाई, मेरी उम्र पर हम लोग क्या करते हैं अपने झूठ के जरिए एक दूसरे की गलतियों पर क्या करते हैं, पर्दा डालते हैं, एक दूसरे को तसल्ली देते हैं, फ्लैटर्ड करते हैं, यानी कि तसल्ली देते हैं। तो ये भी लाइनें, ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, ये जो लाइनें है ना इसमें पन है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है तो पन है। लाई यहाँ के दो मतलब है, झूठ बोलना और एक लेटना भी होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम जॉन मिल्टन पे। शेक्सपियर का कंप्लीट हो गया, सारी इंपॉर्टेंट लाइनें कंप्लीट हो गई। अब इस पोएम का मतलब यही था, ये जो सोनेट है ना एक ऐसे पेयर के बारे में है जो एक दूसरे की कमियों को जानते हुए भी साथ रहने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। ये जो पोएम है, यानी कि प्रेमिका बेवफा है लेकिन वफादार होने का नाटक करती है। जो पोएट है वो उम्र में बड़ा है, ये सब जानता है कि मेरी प्रेमिका बेवफा है, लेकिन फिर भी वफादार होने का वो नाटक करती है। लेकिन वह उस पर विश्वास करने का नाटक करता है जो पोएट है, कि मेरी प्रेमिका मुझे धोखा दे रही है, फिर भी वो विश्वास करता है ताकि वो उसे जवान समझे और ना समझ मानते रहे। वो दोनों जानते हैं कि दूसरा झूठ बोल रहा है, एक जानबूझकर किया गया धोखा है जिस पर दोनों सहमत हैं, है ना। ये पोएम यही है। खैर आगे बढ़ते हैं।
अब हम आ जाते हैं जॉन मिल्टन पर, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें, हो सकता है यहाँ से लाइनें आपको मिल जाए, हो सकता है मे बी। अब मैंने सारी जितनी भी पोइट्री है ना, जितनी भी पोयम है आपकी एलटी में, जितनी भी पोयम दी हैं, सारी पोयम की लाइनें कराऊंगी, इंपॉर्टेंट लाइनें कराऊंगी, जिसमें से हमने 2 कर भी लिया है। अब देखेंगे आज ये मतलब देखेंगे जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो यहाँ से तो आना ही, अगर लाइनें पूछेगा तो ऑब्वियसली यहाँ से आ सकता है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस में अगर देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपके टीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो फर्स्ट लाइन है ना, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, तो जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है ना, ये जॉन मिल्टन की है। और इस समय मतलब मिल्टन 44 साल की उम्र में पूरी तरह से अंधे हो चुके थे, 44 ईयर्स ओल्ड थे 1652 में। और उसके बाद इन्होंने ये सोनेट लिखी। इसमें उन्होंने अपने दुख, ईश्वर के प्रति अपने डाउट्स और लास्ट में अपनी गहरी आस्था को बताते हैं। ठीक है, तो कहते हैं व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मतलब जब मैं सोचता हूँ कि मेरी रोशनी, लाइट यहाँ पे कौन सी रोशनी की बात हो रही है, आँखों की रोशनी की बात हो रही है। ठीक है, लाइट यहाँ पे रोशनी होता है, बट यहाँ पे आँखों की रोशनी की बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी रोशनी यानी कि मेरी आँखों की रोशनी कैसे चली गई। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना कि जब मिल्टन ने इस पोयम को लिखा ना, तो यही इसकी टाइटल थी, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, यही टाइटल थी। मिल्टन ने यही टाइटल दिया है। मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल नहीं दिया है। मिल्टन जब इसको लिखे थे ना, तो टाइटल भी यही था, यानी कि पोयम की फर्स्ट लाइन ही टाइटल हुआ करती थी उस टाइम। ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये टाइटल किसने दिया है, तो थॉमस न्यूटन ने दिया है। ओके, किसने दिया है, थॉमस न्यूटन ने दिया है 1761 में। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट लाइन यही है, व्हेन जब मैं सोचता हूँ। फिर आगे की भी लाइनें ये भी इंपॉर्टेंट है। एयर हाफ, इसकी सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है। 14 लाइन से सोनेट है, और 14 लाइन्स मैं कह रही हूँ ना, सारी लाइनें ही, इसकी पूरी लाइनें अगर आपको याद है ना, तो बहुत अच्छी बात है। पूरी लाइनें कहीं से भी पूछ लेता है। तो इसकी पूरी लाइनें 14 लाइन है ना, पूरा 14 लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन आई अब आगे कहा जा रहा है, एयर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, यानी कि मेरी आधी उम्र, हाफ माई डेज यानी कि मेरी आधी उम्र बीतने से पहले ही इस अंधेरी और विशाल दुनिया में, डार्क एंड वाइड मतलब इस अंधेरी और विशाल दुनिया में, एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेड टू हाइड, और एक वन टैलेंट पूछा जाता है कि वन टैलेंट का मतलब क्या हुआ, यानी कि पोइट्री लिखने का जो टैलेंट ईश्वर ने उन्हें दिया है। ठीक है, यहाँ पे पोइट्री लिखने की प्रतिभा की बात हो रही है, टैलेंट की, जिसे छिपाना मौत के बराबर पाप है। मतलब जो ईश्वर ने मुझे टैलेंट दिया है, अगर मैं उसे छिपा लूँ, यानी कि मैं उसका यूज़ ना करूँ अपने अंधे होने के कारण, तो समझ लो मैं पाप कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो लाइन है ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉज विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। ठीक है, वह जो टैलेंट है वो मेरे पास अब क्या है, यूजलेस पड़ी है, यानी कि जब मैं अंधा हो गया हूँ, अब ये जो टैलेंट मेरे अंदर है ना, अब ये क्या हो गई है, बेकार हो गई है। फिर भी दो माई सोल मोर बेंट, फिर भी मेरी जो आत्मा है, मेरी जो सोल है, वो मेरी जो आत्मा है, मेरी जो सोल है, उसे भगवान की सेवा में लगाने के लिए और भी ज़्यादा बेंट है, यानी कि उत्सुक है। अब मेरी आत्मा और ज़्यादा उत्सुक हो रही है भगवान की सेवा में लगाने के लिए, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे मिल्टन जो करते हैं ना, यहाँ पे जो लाइनें हैं, यहाँ मिल्टन बाइबल की एक कहानी है पैरेबल ऑफ द टैलेंट्स, उसका जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं, उसको मेंशन कर रहे हैं। बाइबल की एक स्टोरी है पैरेबल ऑफ द टैलेंट्स, उसके बारे में बता रहे हैं, जहाँ एक मालिक क्या करता है, उसमें पैरेबल ऑफ टैलेंट्स में एक मालिक है जो अपने नौकरों को पैसे देता है। पैसे मीन्स टैलेंट देता है, पैसे को यहाँ पे टैलेंट का उन्होंने जोड़ा है। ठीक है, और जो नौकर उस पैसे को डर से छिपा देता है, उसे सज़ा मिलती है। तो मिल्टन को डर है कि उसी तरह मिल्टन को भी लग रहा है कि ईश्वर ने मुझे वही पैसा दिया है, पैसा मीन्स मुझे वही टैलेंट दिया है, अगर मैं उस टैलेंट को छिपा लूँगा तो मुझे भी सज़ा मिलेगी, ईश्वर मुझे सज़ा देंगे। तो इनको डर है कि अंधा होने के कारण मैं अपनी टैलेंट यानी कि कविता लिखने का जो टैलेंट है उसका यूज़ नहीं कर पाऊँगा और भगवान मुझे सजा देंगे। ठीक है, डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, ये भी लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या भगवान, क्या ईश्वर अब भी मुझसे दिन रात की मेहनत की उम्मीद करता है, जबकि मेरी रोशनी चली गई है। मतलब अब तो मेरी रोशनी उन्होंने छीन ली है, कि क्या अब भी वो मुझसे एक्सपेक्ट रख रहे हैं कि मैं दिन रात उनकी सेवा करूँ, दिन रात की मेहनत करूँ, जबकि मेरी रोशनी उन्होंने छीन ली है। फिर उसके बाद ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। फिर उसके बाद क्या है, मैं मूर्खता से यह सवाल पूछता हूँ। फॉन्डली आस्क मतलब मूर्खता से,
ये सवाल पूछता हूँ, मतलब वो गॉड से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मैं आपने मेरी आँखों की रोशनी छीन ली, क्या अब भी आप चाहते हो कि मैं दिन रात मेहनत करूँ अंधे होने से, मतलब अंधा होने के बाद। तो गॉड से ये मूर्खता से ये सवाल पूछते हैं। लेकिन तभी पेशेंस को यहाँ पे ना पर्सोनिफाई कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि पेशेंस जो है ये कोई पर्सन नहीं है, बट यहाँ पे ऐसा कर दिया गया है, मानवीकरण इसको दे दिया गया है, पर्सोनिफाई कर दिया गया है कि पेशेंस कोई पर्सन है। और आके मिल्टन को कह रहे हैं तो धैर्य रख। पेशेंस जिसे एक व्यक्ति की तरह दिखाया गया है, मेरी इस शिकायत को, मतलब मिल्टन शिकायत कर रहे हैं तो पेशेंस इस शिकायत को रोकने के लिए तुरंत जवाब देता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी लाइन है, गॉड डॉथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क ऑन हिज ओन, ये पेशेंस ही बोलता है, ओन गिफ्ट हु बेस्ट। तो यहाँ पे भी लाइनें हैं कि ईश्वर को ना तो इंसान के काम की ज़रूरत है, यहाँ पे पेशेंस को ना एक व्यक्ति की तरह दिखाया है जो मिल्टन को आके रोक रहा है कि अपनी शिकायत बंद करो, तुम गॉड पे ये शिकायत कर रहे हो ना। तो समझ लो कि जो गॉड है ना, गॉड को ना तो इंसान के काम की ज़रूरत है, ना ही उनके दिए गए कोई तोहफ़ों की ज़रूरत है। तोहफ़ा मीन्स यहाँ पे टैलेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये इन्होंने कहा, हु बेस्ट बियर इज़ माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, मतलब जो लोग उसके दिए गए हल्के बोझ, यानी कि जीवन के दुख हो, जो जिम्मेदारियाँ, मतलब जो ईश्वर ने हल्के बोझ, यहाँ पे माइल्ड योग का मतलब क्या होता है, जो हल्के बोझ है, यानी कि जैसे जीवन में दुख सुख लगा रहता है, जिम्मेदारियाँ लगी रहती हैं, इसको अच्छी तरह से सह रहा है, तो वही सबसे अच्छा सेवा, समझ लो वही सबसे अच्छा सेवा कर रहा है ईश्वर की। समझ में आया। हिज स्टेट इज किंगली थाउजेंड एट बीडिंग स्पीड, यहाँ पे कह रहे हैं उसका जो स्टेट है, यानी कि ईश्वर का जो राज है, वो तो राजाओं का राजा है, हजारों देवदूत, हजारों एंजल उसके एक इशारे पे दौड़ते रहते हैं, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और ज़मीन और समंदर पर बिना रुके उसके आदेशों का पालन करते हैं। ये भी लाइनें इंपॉर्टेंट है। ये भी, दे ऑल्सो सब ओनली स्टैंड एंड वेट, वे लोग भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो मेरी तरह असहाय होकर सिर्फ खड़े रहते हैं और उनके आदेश की पेशेंसली क्या करते हैं, वेट करते हैं। तो ये लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसमें 3-4, ये पूरी टोटल इसमें 11 लाइन है, बस छोड़ा गया है कुछ ही, बाकी ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है, तो आपने ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, पैराडाइज लॉस्ट बुक 1st 2, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट का बुक 1 1 से लेके 26 तक, यही तो था ना एलटी में, बस 1 से लेके 26 लाइन तक कोई पूछेगा, तो इसकी भी सारी लाइनें हम देख लेते हैं कौन सी है। पैराडाइज लॉस्ट एपिक है, सभी को पता है, और इसमें इनोकेशन कहा जाता है, मतलब ये जो लाइनें हैं ना, यह मिल्टन का एपिक पोयम शुरुआती लाइनें हैं, और उसे इनोकेशन कहा जाता है, जिसमें पोएट अपने म्यूज, यानी कि अपने पोएटिक गॉडेस म्यूज से ये महान पोइट्री लिखने में मदद करने की प्रार्थना करते हैं, ठीक है। तो पहला भाग यही है, ये लाइनें इंपॉर्टेंट है, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट, ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट, मतलब इंसान की पहली अवज्ञा, फर्स्ट डिसोबीडियंस यानी कि एडम और ईव का गॉड का कहना ना मानना, उसके बारे में है, यानी कि पहली लाइन ही हमें बता दे रही है कि ये पैराडाइज लॉस्ट किसके बारे में है, हमें इसका विषय ही पता चल जा रहा है पहली लाइन में। मिल्टन पहली लाइन में बता दिए हैं कि पैराडाइज लॉस्ट में वो क्या लिखने वाले हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट, मतलब उस फॉरबिडन ट्री के जो फ्रूट है, फ्रूट के बारे में है जिसके स्वाद ने मौत लाया, मतलब उसी फॉरबिडन ट्री को खाने से दुनिया में डेथ आई। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट जो लाइनें हैं, ब्रॉड डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल आवर वो, ये भी लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब इस दुनिया में डेथ और हमारे सुख दुख को ला दिया, मतलब जैसे ही एडम और ईव ने इस फॉरबिडन फ्रूट को खाया, दुनिया में क्या आया, डेथ आया, दुनिया में सारे दुख आ गए, ठीक है। विद लॉस ऑफ ईडन टिल वन ग्रेटर मैन रिस्टोर अस, इंपॉर्टेंट लाइनें उठाया गया, ठीक है। और जिसके कारण हमने ईडन का बगीचा यानी कि ईडन ऑफ गार्डन खो दिया, जब तक कि आगे कहा जा रहा है, जब तक कि एक महान व्यक्ति, ग्रेटर मैन यहाँ पे किसे कहा गया है, जीसस क्राइस्ट को कहा गया है, जब तक कि एक महान व्यक्ति यानी कि जीसस क्राइस्ट आकर हमें फिर से बचा नहीं लेंगे। सिंग हेवेनली म्यूज, फिर यहाँ पे वो कहते हैं गाओ हेवेनली म्यूज, मिल्टन यहाँ पे किसी ग्रीक देवी को नहीं, ठीक है, किसी ग्रीक गॉडेस को नहीं, बल्कि बाइबल की एक हॉली स्पिरिट है ना, उनको अपनी म्यूज मानकर बुला रहे हैं। तो वो ये ध्यान रखना है, किसी ग्रीक गॉडेस को नहीं बुला रहे हैं, बल्कि वो हॉली स्पिरिट को बुला रहे हैं,
ओके, रिवीजन करा रही हूँ तो अच्छे से देख लेना। तो सिंग हेवनली म्यूज मतलब गाओ हे हेवनली म्यूज, हे स्वर्गीय देवी। तो मिल्टन यहाँ पे किसी ग्रीक देवी को नहीं बल्कि बाइबल की एक हॉली स्पिरिट को अपनी म्यूज मानकर, अपनी प्रेरणा मानकर बुला रहे हैं। दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरेब ऑफ द सिनाई। तो यहाँ पे मतलब तुम वही हो जिसने सिनाई यानी कि पर्वत की चोटी पर मूसा को प्रेरित किया था। मतलब इसी हॉली स्पिरिट को बुला रहे हैं और इसे कह रहे हैं कि तुम वही देवी हो जिसने सिनाई के पर्वत की चोटी पर मूसा को भी प्रेरित किया था, तो तुम मुझे भी प्रेरित करो ये एपिक लिखने के लिए। आई में एजर्ट इटर्नल प्रोविडेंस। फिर आगे कहते हैं कि आई में एजर्ट इटर्नल प्रोविडेंस मतलब ताकि तुम्हारी मदद से मैं ईश्वर के इस इटर्नल प्रोविडेंस यानी कि ईश्वर की कभी ना खत्म होने वाली महान योजना को साबित कर सकूं। एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, और इंसानों के सामने भगवान के तरीकों को सही ठहरा सकूं या समझा सकूं। व्हाट इन मी इज़ डार्क इल्यूमाइन व्हाट इज़ लो रेज एंड सपोर्ट। फिर आगे कहते हैं कि मेरे अंदर जो कुछ भी अंधकार है, डार्क यानी कि यहाँ पे डार्क मतलब अंधकार मतलब अंधेरा नहीं है, अज्ञान की बात कर रहे हैं, इग्नोरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे वो किसकी बात कर रहे हैं? इग्नोरेंस, अज्ञान की बात कर रहे हैं। यानी कि मेरे अंदर जो अज्ञानता है, मेरे अंदर जो अंधापन है, उसे आप क्या करो? इल्यूमाइन करो, यानी कि प्रकाश से भर दो। एंड व्हाट इज़ लो रेज एंड सपोर्ट, और जो कुछ भी लो है, लो मतलब कमज़ोर है, वीक है, उसे उठाओ और सपोर्ट दो यानी कि सहारा दो। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं सारी, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। इन सारे में मिल्टन कहते हैं, मतलब इन लाइनों में मिल्टन यही कह रहे हैं कि उनकी पोएट्री का विषय क्या है। इंसान ने पहला पाप किया। ठीक है, इंसान ने क्या किया? पहला पाप किया। एडम और ईव उस फल को खा लिए और उसके कारण दुनिया में दुख और मौत का आना हुआ। इसके बाद वह अपनी स्वर्ग यानी कि हॉली स्पिरिट से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें ज्ञान और शक्ति दे, ताकि इंसानों को वो समझा सकें कि भगवान जो भी करते हैं या जो भी होता है वो उन्हीं के लिए सही होता है, उन्हीं के न्यायपूर्ण के लिए होता है। आखिरी दो लाइनों में वो क्या कहते हैं यहाँ पे? व्हाट इन मी इज़ डार्क, मतलब ये बहुत पर्सनल है, जहाँ पोएट अंधे हैं और मिल्टन अज्ञान के अंधकार के साथ साथ अपने शारीरिक अंधकार को भी मिटाने के लिए, मतलब एक तो वो इग्नोरेंस है, यहाँ पे डार्क के दो मतलब निकल रहे हैं। एक तो वो खुद अंधे हैं, दूसरा उनके अंदर जो अज्ञानता भरी है, वो दोनों को कह रहे हैं कि क्या आप करो, इसे प्रकाश दो, इल्यूमाइन दो, उसकी मांग करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम जॉन डन को देखेंगे, जितने भी कवर हो जाएंगे उतना हम देख लेंगे। ठीक है, जॉन डन का भी दी कैनोनाइजेशन, ये भी मैंने पढ़ाया, मतलब सारी पोएट्री कवर कर दिया। ड्रामा पोएट्री को भी कवर किया है। ड्रामा सेक्शन तो पूरा ही कंप्लीट हो गया है, एक भी छूटा नहीं है ड्रामा सेक्शन में। पोएट्री में 2-3 छूट गए, वेस्टलैंड वगैरह छूट गए, लेकिन इसमें मैंने लिया है सब कुछ, मतलब इसमें मैंने लाइनें इंपॉर्टेंट सारी ले ली हैं, एक भी नहीं छोड़ा है, और ड्रामा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। जॉन डन को देखेंगे दी कैनोनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें जो कैनोनाइजेशन मतलब सेंट्स की लिस्ट में शामिल होना, यानी कि संतों की सूची में शामिल होना। जॉन डन ये जो पोयम है ना, मेटाफिजिकल पोएट्री का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें पोएट क्या कर रहे हैं? दुनियावी लोग, यानी कि दुनियावी लोगों जैसे पैसा है, शोहरत है और करियर के पीछे भागते हैं, उनको डांट रहे हैं और लॉजिक देते हैं कि उसका प्यार इतना, मतलब उनका प्यार इतना शुद्ध और पावरफुल है, इतना प्योर है और पावरफुल है कि वह उसे और उसकी प्रेमिका को प्यार का यानी कि सेंस ऑफ लव, ठीक है, सेंस ऑफ लव यानी कि सेंस ऑफ लव बना देगा। तो ये लाइनें हैं, इनकी लाइनें ना, इनकी जो पोएम है ना वो एब्रप्ट स्टार्ट होती है। इनकी जो पोएम है अचानक से स्टार्ट होती है। ऐसा क्यों? ताकि ऑडियंस को ना अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो ये पोएम की फर्स्ट लाइन है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी नो, लेट मी लव। अब आप देखोगे ये पोएम की फर्स्ट लाइन ही है और इसमें कहा गया है कि फॉर भगवान के लिए अपनी जबान बंद कर दो, मुझे प्यार करने दो। आपको क्या लगेगा कि लग रहा है पोएट का किसी से तकरार हो रहा था? ऐसा ही लगेगा ना, पोएट की किसी से बहस हो रही थी। ये पोएम ऐसी ही जॉन डन की पोएम स्टार्ट होती है एब्रप्ट वे में। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, कि भगवान के लिए, गॉड के लिए अपनी ज़बान बंद रखो, मुझे प्यार करने दो। ये जो पोएम है ये बहुत ही ड्रामेटिक है,
और गुस्से भरी से शुरुआत है इसकी। पोएट शायद किसी ऐसे दोस्त या क्रिटिक से बात कर रहे हैं जो उन्हें प्यार करने की बजाय कुछ ज़रूरी काम जैसे पैसा कमाना हो गया या दरबार में पद पाना हो गया उनकी सलाह दे रहा है। मतलब यहाँ पे हम ये कयास लगा सकते हैं, मतलब एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि यहाँ पे पोएट की किसी से बहस हो रही है। अब वो बहस शायद पोएट का कोई दोस्त होगा, शायद कोई क्रिटिक होगा जो इन्हें कह रहा होगा कि प्यार वार मत करो, तुम ज़रूरी काम करो। ज़रूरी काम क्या? पैसा कमाना है, दरबार में पद पाना है, यहाँ पद पाना है, पैसा कमाना है, ये करना वो करना। लेकिन पोएट को ये सब नहीं दिखाई दे रहा। पोएट को सिर्फ क्या करना है? प्यार करना है। इसलिए शायद वो उस दोस्त, उस क्रिटिक को डांट रहे हैं, चिढ़कर कहते हैं कि बस चुप हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो, मैं ये सब नहीं काम करूँगा, जो मेरा काम है वो करूँगा, मतलब मुझे प्यार करने दो। समझ में आया लाइन? फिर उसके बाद ये लाइनें भी इंपॉर्टेंट है। अलास अलास हु इंजर्ड बाई माई लव। अरे मेरे प्यार करने से किसका नुकसान हो रहा है? फिर पोएट कहते हैं कि आपको खुद ही लग रहा होगा कि बहस है, डिबेट हो रही है ना किसी से। अब वो शायद वो कोई दोस्त हो सकता है, वो चाहे क्रिटिक हो सकता है। तो कहते हैं अलास अलास हु इज इंजर्ड बाई माई लव। अरे मेरे प्यार करने से किसका नुकसान हो रहा है? तो पोएट अब यहाँ पे एक लॉजिक दे रहे हैं। वे दुनिया से पूछते हैं कि मेरे प्यार करने से क्या किसी का जहाज़ डूब गया है, किसी का नुकसान हो रहा है? मैं प्यार कर रहा हूँ तो क्या किसी का जहाज़ डूब गया है? क्या किसी की फसल बर्बाद हो गई है? या किसी को बीमारी लग गई है मेरे प्यार करने से? जब मेरे प्यार से किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो लोगों को इससे परेशानी क्यों है मेरे प्यार से? ये पोएट कहते हैं यहाँ पे। फिर कहते हैं कॉल अस व्हाट यू विल, वी आर मेड सच बाई लव। इंपॉर्टेंट सारी लाइनें हैं, ठीक है। इसमें भी सारी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, बड़ी पोएम है ये भी लाइनें इंपॉर्टेंट है। कॉल अस व्हाट यू विल, वी आर मेड सच बाई लव, मतलब तुम्हें हमें जो बुलाना है बुलाओ। कॉल अस व्हाट यू विल, मतलब तुम्हें हमें जो बुलाना है बुलाओ, हम जो भी हैं प्यार की वजह से बने। मैं ये मतलब ये पोएट जो है ना उसको कह रहा है, उस फ्रेंड, उस क्रिटिक जो इन्हें समझा रहा है भाई काम कर ले, प्यार मत कर, बाद में कर। तो उन्हें ही समझा रहे हैं। पोएट कह रहे हैं भाई मेरे प्यार करने से किसको नुकसान हो रहा है? किसी की जहाज डूब गई, किसी की फसल बर्बाद हो गई, किसी को बीमारी लग गई, जब कोई नुकसान नहीं हो रहा तो मुझे परेशानी क्या हो रही है भाई? तो यहाँ पे पोएट उसी को बोल रहे हैं कि तुम्हें हमें जो बुलाना है बुलाओ, हम जो भी हैं प्यार की वजह से बने हैं, ठीक है। पोएट कहते हैं तुम्हारी मर्जी हो तो हमें पागल बुला लो, उसे बोल रहे हैं, मूर्ख बुला लो, कुछ भी कह लो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी पहचान अब सिर्फ हमारे प्यार से ही है, ठीक है। फिर कहते हैं कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई। फिर कहते हैं कि उसे एक मक्खी कह दो, मुझे दूसरी। मतलब ये अपनी प्रेमिका को कह रहे हैं कि अब मेरी प्रेमिका को तुम चाहे तो मक्खी कह दो और मुझे दूसरी मक्खी कह दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर टेपर्स टू एंड एट आवर ओन कॉस्ट डाई। हम टेपर्स, यहाँ पे क्या बात हो रही है? मोमबत्ती, मतलब हम मोमबत्तियाँ भी हैं और अपने ही खर्चे पर जलकर मर जाते हैं। तो ये एक फेमस मेटाफिजिकल कंसीट है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कंपैरिजन बहुत अच्छा किया है इन्होंने, कंसीट का यूज़ किया है। ये यहाँ पे ना एक फेमस उन्होंने कंसीट का यूज़ किया है। कंसीट तो जानते ही होंगे, मैंने कितनी बार बताया है, एक ऐसी तुलना जो बहुत अजीब है लेकिन गहरी होती है। अब यहाँ पे इन्होंने फ्लाइज कहा है, फ्लाई मक्खियाँ। जैसे दो मक्खी गर्मी में एक दूसरे के आसपास भिनभिनाती हैं और उनका जीवन छोटा होता है, लोग हमें भी वैसे ही वर्थलेस समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझना है। फिर टेपर्स का भी इन्होंने बात किया, यहाँ पे भी कंपैरिजन है, ये ज़्यादा गहरा है। यहाँ पे भी इन्होंने कंपैरिजन कंसीट का यूज़ किया है, यहाँ पे भी इन्होंने कंसीट का यूज़ किया है। अब टेपर्स का इन्होंने क्या यूज़ किया है? जैसे मोमबत्ती रोशनी देने के लिए खुद को जलाकर ख़त्म कर लेती है ना, डाई कर लेती है, वैसे ही हम प्रेमी भी अपने प्यार की आग में जल रहे हैं। यहाँ पे जो डाई है ना, यहाँ पे जो डाई हमारे प्यार की जो इंटेंसिटी को दिखाता है। ये हमारा अपना फैसला है, एट आवर ओन कॉस्ट, मतलब ये हमारा अपना फैसला है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। द फिनिक्स रिडल हैथ मोर विट बाय अस वी टू बीइंग वन आर इट। तो फिनिक्स यहाँ पे भी इन्होंने यूज़ किया है, एक पहेली यूज़ किया है। फिनिक्स की जो पहेली है मतलब हमारे कारण और भी ज़्यादा समझ में आती है। मतलब हम दो होकर भी एक हैं और हम वही है, यानी कि हम क्या है? फिनिक्स है। फिनिक्स एक बर्ड होती है। यहाँ पे भी इन्होंने कंसीट का यूज़ किया है। इस पोएम में सबसे फेमस कंसीट है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। यहाँ पे भी इन्होंने कंसीट का यूज़ किया है। फिनिक्स एक मिथिकल बर्ड है, पौराणिक पक्षी है जो जलकर राख हो जाता है और फिर उसी राख से दोबारा जन्म लेता है। तो इस प्रकार वो इमॉर्टल है। तो पोएट यहाँ पे फिनिक्स की कंपैरिजन अपने प्यार की कर रहे हैं, फिनिक्स से कर रहे हैं। पोएट कहते हैं कि मैं और मेरी जो प्रेमिका है वो दो अलग अलग जिस्म हैं, लेकिन प्यार में हम क्या हो जाते हैं? प्यार में हम एक हो जाते हैं। और जब हम प्यार में जलते हैं
यानी कि यहाँ पे डाई का मतलब दो है, ठीक है। डाई का मतलब दोहरा है, मतलब मरना और भी मतलब है, यानी कि जब हम प्यार में जलते हैं तो हम भी उस फिनिक्स की तरह हैं जो एक होकर दोबारा जी उठते हैं। हमारा प्यार हमें अमर बना देता है। समझ में आया कितना गहरा इन्होंने कंसीट का यूज़ किया है। वी कैन डाई बाई इट इफ़ नॉट लिव बाई लव। फिर आगे कहते हैं अगर हम प्यार से जी नहीं सकते तो हम इसके लिए मर सकते हैं, है ना। ये कह रहे हैं, मतलब जैसे कि मैंने ऊपर बताया डाई का यहाँ पे दो मतलब है। एक तो इसका जो लिटरल मीनिंग है यानी कि डेथ, मरना। दूसरा इसका प्यार की वो चरम सीमा, समझ में आया ना, वहाँ की बात कर रहे हैं। तो दो मतलब है इसके। तो पोएट कहते हैं कि दुनिया शायद हमें प्यार से जीने दे, लेकिन हम प्यार में एक दूसरे के लिए मर सकते हैं और अमर हो सकते हैं। वी विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रिटी रूम्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम सोनेट्स यानी कि पोइट्रीज में खूबसूरत रूम्स बनाएंगे। तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि भले ही दुनिया हमें बड़े बड़े टूम्स या मोनूमेंट्स ना दे, हमारा प्यार हमारी पोइट्रीज में हमेशा जिंदा रहेगा। ये कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सोनेट्स का मतलब भले ही हम, जैसे होता है ना कि प्यार में टूम, अरे भाई प्यार में ताजमहल बन गया, तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि प्यार में भले ही दुनिया हमें बड़े बड़े मकबरे ना दे, मोनूमेंट्स ना दे, लेकिन हमारा प्यार तो एक जगह ज़रूर मिलेगा। कहाँ पे? सोनेट्स में, हमारी पोइट्री में हमेशा जिंदा रहेगा। ये पोइट्रीज हमारे प्यार के लिए कई कमरों या कई मोनूमेंट्स की तरह होंगी। फिर कहते हैं एंड बाई दीज हिम्स एंड शैल अप्रूव अस कैनोनाइज्ड फॉर लव। और इन हिम्स मतलब भजन, यानी कि लव पोइट्रीज, ये लव पोइट्रीज भी लिखते थे। और इन हिम्स यानी कि जो लव पोइट्रीज के द्वारा, यानी कि प्रेम कविताओं के द्वारा सभी लोग हमें अप्रूव देंगे, यानी कि हमें मंजूरी देंगे कि हमारे प्यार के लिए कैनोनाइज्ड बना दिया गया, यानी कि संत। तो कैनोनाइज्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कैनोनाइज्ड मतलब होता है जब चर्च किसी को ना ऑफिशियली तौर पर संत घोषित करता है। तो ये पोइट्री का टाइटल भी है। पोएट कहते हैं कि भले दुनिया आज हमें पागल कहे, लेकिन फ्यूचर में लोग हमारी प्रेम कविताओं के भजनों की तरह, मतलब हमारी जो लव पोइट्रीज को ना एक हिम्स की तरह पढ़ेंगे और हमारे प्यार का, मतलब प्यार का सेंस ऑफ लव मानकर हमारी पूजा करेंगे। ये पोएट का कहना है। समझ में आया? तो ये पूरी पोएम मैंने समझ लो कि बता ही दिया है। आ जाते हैं, इसको मैंने नहीं पढ़ाया है, यही छोड़ा है, ये छोड़ा है, वेस्टलैंड छुट्टी है और एक पोएम जो है वो छूटी है। ये हम पढ़े नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लाइनें ज़रूर पढ़ लेंगे। आपने पढ़ा तो होगा ज़रूर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पढ़ते नहीं हो, पढ़ते तो हर जगह हो। कई बच्चे हैं पेड क्लासेस में भी पढ़ते हैं, तो पढ़ा तो होगा ज़रूर। और मैं इसको कोशिश करूँगी, पढ़ाऊँगी, ठीक है। टाइम नहीं मिल पाया था, सिर्फ हम ड्रामा पे चल रहे थे, इसको मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। उसके बाद थॉमस ग्रे तो हमने पढ़ा ही है। अलेक्जेंडर पॉप का रेप ऑफ द लॉक है, कैंटो फर्स्ट है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए अलेक्जेंडर पॉप की द रेप ऑफ द लॉक जो है ना, कैंटो फर्स्ट ही एलटी में है। और ये जो पोएम है ना, एक मॉक एपिक है, ठीक है। ये पोएम एक मॉक एपिक है, मतलब मॉक एपिक का सबसे अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। मॉक हीरोइक का मतलब क्या होता है? मॉक हीरोइक का मतलब किसी बहुत ही छोटी या ट्रिवियल घटना को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बताना, जैसे कोई रामायण या महाभारत, जैसे कोई महान एपिक हो। तो ये पोइट्री, ये जो पोएम है ना, एक सच्ची घटना पर बेस्ड है, जहाँ पे लॉर्ड पैट्रे नाम का एक रईस ने अरबेला फॉरमोर, ठीक है, अरबेला फॉरमोर नाम की एक खूबसूरत महिला के बाल की एक लॉक बिना पूछे काट देता है। लॉक मतलब जो बाल की लट होती है, बिना पूछे काट देता है, जिससे दोनों परिवारों में बड़ा झगड़ा हो जाता है। तो अलेक्जेंडर पोप ने ये पोइट्री उन्हें हंसाने और झगड़ा सुलझाने के लिए लिखा था। खैर चलिए देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट लाइनें क्या है। तो व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम एमरस कॉजेज स्प्रिंग्स, मतलब प्यार मोहब्बत के कारणों से कितने भयंकर अपराध पैदा होते हैं। डायर यहाँ पे अपराध, कितने भयंकर अपराध पैदा होते हैं। व्हाट माइटी कंटेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स, मतलब कितनी छोटी छोटी ट्रिवियल बातों से कितने बड़े बड़े झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ये जो दो लाइनें हैं, ये पोइट्री की ओपनिंग लाइनें हैं। अलेक्जेंडर पोप यहाँ पे मॉक एपिक, यानी कि जैसे कि होमर का इलियड, जो हेलन के, होमर के इलियड में क्या हुआ था, हेलन के अपहरण से शुरू होता है ना। होमर का जो इलियड है वो हेलन के किडनैप से शुरू हुआ, उसकी नकल कर रहे हैं, ठीक है, उसकी कॉपी कर रहे हैं। वे कहते हैं कि इस पोयम में
वे कहते हैं कि इस पोएम में गाएंगे कि कैसे प्यार मोहब्बत की एक छोटी सी बात, यानी कि छोटी सी बात मतलब बाल काटना, एक बड़े झगड़े माइटी कंटेस्ट यानी कि एक बड़े झगड़े का कारण बन गई। और ये मॉक हीरोइक स्टाइल का एक एग्जाम्पल है, छोटी चीज़ यानी कि ट्रिवियल थिंग्स को बड़ा बनाना। ठीक है, मॉक एपिक में यही होता है, बहुत छोटी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बड़ा बनाकर उसे पूरा एपिक बना देना। ठीक है, मतलब बहुत छोटी घटना को ऐसे बढ़ा चढ़कर बताना जैसे कोई एपिक हो। नेक्स्ट जो लाइन है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, से व्हाट स्ट्रेंज मोटिव गॉडेस कुड कैंपल। अब आगे जो लाइन है, हे गॉडेस यानी कि हे देवी, बताओ वो कौन सा मोटिव था, यानी कि वो कौन सा अजीब मकसद था। अ वेल ब्रेड, ठीक है, अ वेल ब्रेड लॉर्ड एजॉल्ट अ जेंटल बैले, मतलब जिसने एक अच्छे खानदान के लॉर्ड को एक खूबसूरत महिला बैले पर एजॉल्ट करने के लिए मजबूर किया। तो यही दोनों कैरेक्टर होते हैं, ये और ये। कौन, अभी मैंने कैरेक्टर बताया था ना, लॉर्ड उसका नाम क्या था, लॉर्ड पैट्रे करके था ना, लॉर्ड, ये कैरेक्टर है लॉर्ड पैट्रे, ये है। और जिसका ये बाल काटता है यानी कि बाल की एक लट काटता है, ये एक रईस रहता है अरबेला। ठीक है, अरबेला फॉरमोर, इन्हीं की वो बाल काट देता है, खूबसूरत महिला रहती है, इन्हीं के बाल के वो लॉक बिना पूछे काट देता है। तो अ वेल ब्रेड लॉर्ड एजॉल्ट अ जेंटल बैले, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हे गॉडेस बताओ वो कौन सा मोटिव था, कौन सा अजीब मकसद था जिसने एक अच्छे खानदान के लॉर्ड पैट्रे को एक खूबसूरत महिला बैले पर हमला करने के लिए मजबूर किया गया, यानी कि एजॉल्ट करने के लिए मजबूर किया गया। दिस निम्फ टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड। आगे की जो लाइनें हैं, अच्छा यहाँ पे वो गॉडेस को बुलाते हैं, गॉडेस यहाँ पे वो इनवोक कर रहे हैं, ठीक है, इनोकेशन कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, जो हर एपिक की शुरुआत में होता है। जैसे मिल्टन ने होली स्पिरिट को बुलाया था कि मुझे लिखना है एपिक, आओ मुझे वो शक्ति दो। तो यहाँ पे भी अलेक्जेंडर पॉप भी इन्वोक करते हैं, गॉडेस को बुलाते हैं। ठीक है, एपिक की शुरुआत भी होती है ऐसे। पोप ने भी अपनी देवी, अपनी म्यूज़ को बुला रहे हैं, लेकिन मजाक ये है कि वो एक ट्रिवियल घटना के लिए देवी को बुला रहे हैं। मिल्टन तो एक अच्छी घटना के लिए बुला रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये मजाक वाला है। मजाक ये है कि वो ट्रिवियल घटना के लिए म्यूज़ को बुला रहे हैं। वो बाल काटने को यहाँ पे एजॉल्ट कह रहे हैं, बाल काटने को यहाँ पे एजॉल्ट कहकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉर्ड पैट्रे और ब्लेंडा मतलब बेलिंडा, बेल यहाँ पे कौन है, बेलिंडा है। ठीक है, बेल यहाँ पे बेलिंडा है। बेलिंडा जो अरबेला फॉर्मर की एक पोइटिक नाम है, इसका एक पोइटिकल नाम है। ठीक है, तो बेलिंडा का ही बाल काटते हैं, उसका लॉक काटते हैं। आगे कहते हैं दिस निम्फ टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड। ये सुंदरी, निम्फ मतलब क्या होता है, अप्सरा, सुंदरी। ये अप्सरा जो इंसानों को विनाश के लिए बनी थी। ठीक है, नरिश टू लॉक्स विच ग्रेसफुल हंग बिहाइंड, यानी कि बालों की दो लटें, टू लॉक्स बालों की दो लटें पाल रखी थी। ये जो अप्सरा थी ना, ये इंसानों के विनाश के लिए बनी है और इसने बालों की दो लटें पाल रखी थी जो खूबसूरती से पीछे लटकती थी। तो पॉप यहाँ पे हीरोइन यानी कि बेलिंडा को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि बेलिंडा कैसी थी। वो उसे अप्सरा कहते हैं, निम्फ कहते हैं, यानी कि बेलिंडा को वो अप्सरा कह रहे हैं। फिर वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वो इतनी खूबसूरत थी कि इंसानों को विनाश कर सकती है ना, इतनी खूबसूरत थी कि वो इंसानों को विनाश कर सकती है। जैसे ग्रीक एपिक की हेलन और उसका हथियार क्या था, तो उसकी दो खूबसूरत, इसकी जो बेलिंडा की जो हथियार है ना, इसकी दो खूबसूरत लटें हैं। फिर आगे की लाइनें भी इंपॉर्टेंट है, द एडवेंचरस बैरन द ब्राइट लॉक्स एडमायर्ड। आगे कहते हैं उस साहसी बैरन यहाँ पे किसे कहा गया है, लॉर्ड पैट्रे को कहा गया है। ठीक है, तो उस साहसी, उस एडवेंचर्स बैरन ने उस चमकदार लटों की तारीफ की, यानी कि उसके लॉक्स की तारीफ की, यानी कि उस लॉर्ड पैट्रे ने उसकी, किसकी, बेलिंडा के लटे की, बेलिंडा के लॉक की तारीफ की। ही शॉ, अब ये भी ध्यान रखना है, आगे कहते हैं ही शॉ ही विज्ड एंड टू द प्राइज एस्पायर्ड, मतलब उसने क्या किया, उसने लटों को देखा, उसने चाहा। ठीक है, उसने किसे देखा, लटों को, इस लॉक्स को देखा। ही विज्ड उसने चाहा, एंड टू द प्राइज एस्पायर और उसे इनाम, प्राइज यानी कि लट पाने की इच्छा की। ठीक है, मतलब यहाँ पे
यहाँ पे विलन यानी कि बैरन के बारे में वो बताते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं बैरन को, यानी कि जो उसकी लट काटने वाला, उसके बारे में बताते हैं कि वह उन लटों को देखता है और उन्हें एस्पायर्ड का फैसला करता है। एस्पायर्ड मतलब जीतने का फैसला करता है, पाने का फैसला करता है, ठीक है। जैसे कोई योद्धा किसी राज को जीतने का फैसला करता है। आप एपिक देखोगे, आप एपिक पढ़ोगे तो उसमें यही होता है ना, जैसे कोई योद्धा किसी राज को जीतने का फैसला करता है, वैसे ये बैरन है। बैरन यानी कि लॉर्ड पैट्रिक, जो इसके लटों को देखता है तो उसको बहुत खूबसूरत लगता है, तो उसको कहता है कि मुझे ये लट ही चाहिए। तो मैंने कहा ना ट्रिवियल चीज़ है, ट्रिवियल चीज़ को एपिक की तरह दिखाया गया है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं नो देन अननंबर्ड स्पिरिट्स राउंड दी फ्लाई। फिर कहते हैं तो बेलिंडा जान लो, मतलब नो देन, तो बेलिंडा जान लो यानी कि जान लो तुम्हारे चारों ओर अनगिनत आत्माएं उड़ रही हैं, यानी कि अनगिनत अननंबर्ड स्पिरिट्स उड़ रही हैं। यहाँ पे बेलिंडा को वो बोल रहे हैं। द लाइट, अगला जो है, अगली जो लाइनें हैं, द लाइट मिलिटिया ऑफ द लोअर स्काई, यानी कि निचले आकाश की हल्की फुल्की सेना है। तो यहाँ पे कैंटो फर्स्ट में एरियल नाम का एक सिल्फ है। कैंटो फर्स्ट में याद रखना है, एरियल नाम का ये एक सिल्फ है, ठीक है। ये एक सिल्फ है जो बेलिंडा के सपने में आता है और उसे बताता है कि खूबसूरत औरतों की रक्षा के लिए छोटी छोटी आत्माएं होती हैं। तो वह उन्हें ना मिल्टिया कहते हैं, यानी कि सेना कहते हैं, जो फिर से एक मजाक है, क्योंकि असली एपिक में देवी देवताओं युद्धों की रक्षा करते हैं, है ना। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। ऑफ दीज द सेल्फ बाय एंशियंट ट्रेडिशंस सम ऑफ द सन डियर इंसेक्ट विंग्स अनफोल्ड। फिर कहते हैं ऑफ दीज द सेल्फ बाय एंशियंट ट्रेडिशन, मतलब इनमें से जो सेल्फ है यानी कि हवा की आत्मा होती है, सम ऑफ द सन, और कुछ आत्माएं यानी कि कुछ स्पिरिट सूरज की धूप में अपने कीड़े जैसे पंख फैलाती, इंसेक्ट विंग। तो यहाँ पे अलेक्जेंडर पॉप बताते हैं कि ये जो सेल्फ हैं यानी कि ये जो आत्माएं हैं बहुत छोटी होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, हवादार होती हैं, जैसे इंसेक्ट्स, जैसे कीड़े मकोड़े। तो वह बेलिंडा जैसे सुंदरियों के यानी कि उसके जो कॉस्मेटिक, उसके मेकअप, कपड़े और बालों की ये आत्माएं रक्षा करती हैं। बताओ कितना मजाक है ना। मतलब बेलिंडा जैसे खूबसूरत लड़कियों की जो मेकअप है, कॉस्मेटिक्स हैं, उसके कपड़े हैं, उसके बालों की रक्षा करती हैं। ये उस टाइम, अब यहाँ पे इन्होंने मजाक क्या बनाया, उस टाइम यानी कि जिस समय थे उस समय की समाज की बनावटी, मतलब उस समय के बनावटी समाज का ये मजाक बना रहे हैं, जहाँ आत्माएं भी धर्म या नैतिकता के बजाय मेकअप की चिंता करती थी। तो ये मजाक बना रहे हैं। तो ये था आपका अलेक्जेंडर पॉप का रेप ऑफ द लॉक, जो हमने लाइनें पढ़ी, ठीक है। इसका मैंने पढ़ाया नहीं है, इसको मैंने पढ़ाया है, थॉमस ग्रे की पूरी लाइनें पढ़ाई हैं, ठीक है। तो एल्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, इसको भी देख लेते हैं। अभी तो 47 ही मिनट हुआ है, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं करेंगे, बस 1 घंटे के अंदर ही हम इसको देख लेंगे, आज ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं होगी, ओके, ठीक है। तो थॉमस ग्रे का एल्जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी भी लाइनें ध्यान रखनी है। थॉमस ग्रे जो है वो प्री रोमांटिक केस के सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब ये जो पोएम है ना, ये प्री रोमांटिक के सबसे इम्पॉर्टेंट पोइट्रीज में से एक है, जो कि एक एलिजी है। लेकिन ये किसी भी एलिजी, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी पर्सन की डेथ पर होती है, बट ये किसी की पर्सन की डेथ पर नहीं है, बल्कि गांव में एक कब्रिस्तान में दफन सभी जितने भी फोर फादर्स हैं, जितने भी एनोनिमस पर्सन हैं जो कब्र के अंदर दफन हैं, उनके जीवन पर एक गहरा मेडिटेशन है, ठीक है, उनकी तरफ से, तो उन्हीं के लिए है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि शाम की घंटी है, शाम की जो घंटी है वो बज रही है। कर्फ्यू यानी कि घंटी जो है वो बज रही है, जो दिन के ख़त्म होने, पार्टिंग डे यानी कि दिन के ख़त्म होने का उदास संकेत दे रही है। तो नेल यहाँ पे जो है ना, ये मौत की घंटी है, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना है। द लोविंग हार्ड विंड स्लोली ओवर द ली, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाया है, इसकी थ्योरी अच्छे से, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे द लोविंग हार्ड विंड स्लोली ओवर द ली, यानी कि लोविंग हार्ड मतलब जो रंभाते हुए जो मवेशी हैं उनका झुंड धीरे धीरे कहाँ पे जा रहा है, गुजर रहा है, धीरे धीरे चारागाह से वो लोग जा रहे हैं। तो ली यहाँ पे जो है ना मतलब वो होता है, मैदान होता है, घास का मैदान। तो आप यहाँ पे चारागाह का यूज़ कर सकते हो, यानी कि जो रंभाते हुए जो हर्ड हैं, जो मवेशी हैं, उनका झुंड धीरे धीरे चारागाह की तरफ से अपने घर की तरफ जा रहा है। द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, और जो थका हारा किसान है वो धीरे धीरे
प्लॉट्स यानी कि अपने घर की ओर जा रहा है। देखिए इसमें ट्रांसफर एपिथेट है, ये अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट जो लाइन है ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, एंड लीव द वर्ल्ड टू द डार्कनेस एंड टू मी, ठीक है, एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और पूरी दुनिया को अंधेरे में और मेरे यानी कि पोएट के हवाले छोड़कर जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये यहाँ तक देखेंगे, ये लाइनें ना पोइट्री की सेटिंग तय करती है, पोइट्री का माहौल बताती है। शाम हो चुकी है, अंधेरा हो रहा है, सब कुछ शांत है, किसान और जानवर घर लौट रहे हैं, पोएट अब उस गांव की कब्रिस्तान में अकेला है। तो दूसरे पार्ट में आ जाते हैं, द रूट फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप, ठीक है, यानी कि गांव, हैमलेट के जो हैमलेट है एक छोटा सा गांव है, उसके बारे हैमलेट मतलब छोटा सा गांव। तो गांव के ये जो अनपढ़ या सरल रूड फोर फादर्स सो रहे हैं, यानी कि ये लोग कहाँ सो रहे हैं, स्लीप, या ये सब अपनी कब्र में सो रहे हैं। गांव के जो भी अनपढ़ हैं, जो भी सरल फोर फादर्स हैं, जो भी किसान हैं, जो भी गांव के आदमी हैं, वो सारे कहाँ सो रहे हैं, अपनी कब्रों में दफन हैं, मीन्स सो रहे हैं। यहाँ पे रूड का मतलब जो है ना, ये असभ नहीं बल्कि साधारण की बात हो रही है, सिंपल की बात हो रही है, अनपढ़ या सरल। स्लीप का मतलब मौत की नींद हो रही है यहाँ पे, ठीक है। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, फिर आगे कह रहे हैं ये गरीबों के जीवन का छोटा और सादा सा एनल्स है, यानी कि इतिहास। पोएट कहते हैं कि इन कब्रों में जो भी लोग हैं उनका जीवन महान नहीं था, उनकी कहानियाँ बहुत छोटी और साधारण थी, ठीक है, मतलब जो कब्र में दफन लोग हैं उनके बारे में बता रहे हैं। द बूस्ट ऑफ द हेरल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर, फिर आगे कहते हैं यहाँ पे द बूस्ट ऑफ द हेरल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर मतलब ऊंचे खानदान का घमंड, बूस्ट ऑफ द हेरल्ड्री में तो ऊंचे खानदान का घमंड, एंड द पॉम्प ऑफ पावर मतलब सत्ता की शान शौकत, एंड ऑल द ब्यूटी एंड ऑल द वेल्थ ओवर गिव, और वो सब कुछ जो खूबसूरती या दौलत ने कभी किसी को दिया हो। अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आर, मतलब वे सभी चीज़ें एक ही तरह से उसे इनएविटेबल आर यानी कि अनिवार्य घड़ी यानी कि मौत का इंतज़ार करती है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लेड बट टू ग्रेव, और शान शौकत के जो रास्ते हैं वो सिर्फ कब्र तक ही जाते हैं, मतलब चाहे कितना भी कोई अमीर हो, चाहे कितना भी कोई गरीब हो, सब एक दिन मरता है और सबके रास्ते कहाँ जाते हैं, कब्र में ही जाते हैं। एक दिन सबकी मौत हो जाती है, चाहे कोई कितना भी वेल्दी पर्सन हो। तो ये जो पोएम है ना, ये पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, द पाथ ऑफ ग्लोरी लेड बट टू द ग्रेव, यानी कि ग्लोरी के जो रास्ते हैं ना वो भी कब्र तक ही जाते हैं। यहाँ पर ग्लोरी का मतलब जो शान शौकत वाले जो पर्सन है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको एक दिन मरना है और सबके रास्ते कब्र तक ही जाते हैं। तो ये पोइट्री की सबसे फेमस लाइन है। पोइट कहते हैं कि अमीर और शक्तिशाली लोगों को अपनी दौलत, खूबसूरती या ऊंचे खानदान पर घमंड नहीं करना चाहिए। बहुत लोग करते हैं ना, जैसे कोई अमीर बंदा है तो वो पावरफुल पर्सन है तो वो भी घमंड करेगा, अपनी दौलत का, खूबसूरती का, ऊंचे खानदान का घमंड रहता है। क्योंकि तो पोएट यहाँ पे मना कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मौत है वो सबके लिए बराबर है। भाई मौत तो सबको आनी है ना, कोई बेड पे सोता है, कोई चादर पे सोता है, लेकिन जब आफ्टर डेथ वो ज़मीन में ही जाएगा, सबको ज़मीन में ही सोना है ना। तो यहाँ पे पोएट यही कहते हैं कि भाई जो ये मौत है ना, ये इनएविटेबल है, अनिवार्य है, ये आनी ही आनी है, सबके लिए बराबर है। चाहे तुम कितने भी ग्लोरियस पर्सन हो, महान हो, आखिर में तुम्हें भी मरकर कब्र में ही जाना है। ठीक इन गरीब गांव वालों की तरह जो इस समय कब्र के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से तीसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ये तीसरे पार्ट की कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड, आगे कहते हैं शायद इन अनदेखी जगहों पर दफन है। सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर, कोई ऐसा दिल जो कभी सेलेस्टियल फायर यानी कि महान टैलेंट से भरा होगा। प्रेग्नेंट यहाँ पे भरा हुआ है। ठीक है, फुल मेनी अ जेम ऑफ प्योरेस्ट रे सरीन, यानी कि समंदर की गहरी, यहाँ पे कहा जा रहा है फुल मेनी जेम ऑफ प्योरेस्ट रे सरीन, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है बहुत सारे शुद्ध चमक वाले बेशकीमती जेम भी होंगे, मतलब बेशकीमती रत्न भी होंगे। द डार्क अनफैदम्ड केव्स ऑफ ओशन बियर, समंदर की गहरी और अनजानी, अनफैदम्ड केव्स मतलब क्या होता है, अनजानी गुफाओं में पड़े रहते होंगे। फुल मेनी ऑफ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन, बहुत सारे फूल सिर्फ इसलिए खिलते हैं कि उन्हें कोई देख नहीं सकता। ब्लश अनसीन, ऐसे फूल भी खिलते हैं जिसे कोई देख नहीं सकता। ठीक है, अभी मैं समझा रही हूँ क्या कह रहे हैं। एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर। ठीक है, फिर आगे कहते हैं एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द
डेजर्ट एयर, और वह अपनी खुशबू को रेगिस्तान की हवा में बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो लाइनें हैं ना, इन लाइनों में ये उन्होंने बहुत सारा मेटाफर का यूज़ किया है। पोएट कहते हैं कि इन गरीबों में जो कब्र के अंदर पड़े हैं ना, इनके अंदर भी कभी ये भी जिंदा रहे होंगे, इनके अंदर भी वो टैलेंट रहा होगा, वो जम रहा होगा, वो फ्लावर रहा होगा, यानी कि वो टैलेंट रहा होगा, लेकिन गरीबी और अशिक्षा के कारण इनकी टैलेंट को दुनिया के सामने आने का मौका ही नहीं मिला। आप देखते हो ना, सबसे ज़्यादा टैलेंट गरीबों में होता है, लेकिन गरीबी के कारण वो टैलेंट दुनिया के सामने नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे भी वो बात वो कह रहे हैं कि जो मर चुके हैं, जो इस समय कब्र के अंदर हैं, इनके अंदर भी टैलेंट रहा होगा, लेकिन इनके टैलेंट को दुनिया नहीं जान पाई क्योंकि ये गरीब थे। गरीबी के कारण या यूँ बोलो अशिक्षा के कारण इनके टैलेंट को दुनिया नहीं जान पाई, इनका टैलेंट दुनिया के सामने आया ही नहीं। फिर कहते हैं सम म्यूट, यही पढ़ के ख़त्म करते हैं। सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन हेयर माई रेस्ट। फिर आगे कहते हैं यहाँ पे सम म्यूट, यानी कि हो सकता है कि कोई गूंगा या गुमनाम मिल्टन दफन हो इसमें, यानी कि इस कब्र में जो भी लोग दफन हैं, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसमें मिल्टन जैसी प्रतिभा रही होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जरूर दफन होगा जिसमें मिल्टन जैसे टैलेंट होंगे, जो गरीबी के कारण वो म्यूट रह गया, वो मिल्टन नहीं बन पाया, यानी अपनी कविताएं नहीं लिख पाया, और इनग्लोरियस मर गया, यानी कि गुमनाम मर गया। ठीक है, इनग्लोरियस मर गया। सम क्रॉमवेल, तो तीन चीज़ का नाम इन्होंने लिया है, मिल्टन, क्रॉमवेल, ठीक है, और एक जन का और नाम लिया है। सम क्रॉमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड। फिर आगे कहते हैं ऐसा भी कोई दफन होगा इन कब्र के अंदर, ऐसा भी कोई दफन होगा जो क्रॉमवेल होगा, जो अपने देश के खून से गिल्टलेस रहा होगा, बेगुनाह रहा होगा। तो ओलिवर क्रॉमवेल, यहाँ पे इन्होंने क्रॉमवेल को मेंशन किया है। ओलिवर क्रॉमवेल जो कि एक ना ग्रेट लीडर थे, लेकिन उसने सत्ता पाने के लिए सिविल वार में बहुत खून बहाया था। तो पोएट कहते हैं शायद इस गांव में भी कोई क्रॉमवेल जैसा महान नेता बनने की क्षमता वाला भी व्यक्ति होगा जो इस कब्र के अंदर दफन है, लेकिन क्योंकि उसे मौका नहीं मिला, वो महान तो नहीं बन पाया, पर कम से कम वह क्रॉमवेल के पापों से बच गया, क्योंकि क्रॉमवेल ने पाप भी किया था। तो ये एक दोधारी बात है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्रॉम मैडलिंग क्राउड इग्नोबल स्ट्राइफ देयर सोबर विशेष नेवर लर्न टू स्टे। आगे कहते हैं फॉर फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड इग्नोबल स्ट्राइफ, यानी कि पागल भीड़। मैडलिंग क्राउड मतलब पागल भीड़ के नीचे झगड़ों से बहुत दूर। इग्नोबल स्ट्राइफ मतलब झगड़ों से बहुत दूर। यहाँ पे इन्होंने मैडलिंग क्राउड के बारे में बात किया। पागल भीड़ का मतलब शहर के वो लोग जो पैसा कमाते हैं, सत्ता के पीछे भागते हैं, शोहरत के पीछे पागल हैं, उनको इन्होंने मैडलिंग क्राउड कहा है। तो ये लाइन इतनी फेमस हुई ना कि थॉमस हार्डी ने इसे अपने नॉवल का टाइटल भी बनाया, मैडलिंग, फॉर फ्रॉम द मैडलिंग क्राउड। इतना ध्यान रखना है, ये टाइटल भी ये थॉमस हार्डी के नॉवल की इतनी ज़्यादा फेमस हुई है, तो यहाँ से इन्होंने लिया है अपने नॉवल की टाइटल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर आगे कहते हैं दियर सोबर विशेस नेवर लर्न टू स्ट्रे। फिर आगे क्या कहते हैं कि उनकी शादी, मतलब सोबर मतलब शादी, इच्छाओं को कभी भटकने नहीं सीखा, मतलब स्ट्रे नहीं सीखा, मतलब वो इतने गरीब थे इसलिए उनकी इच्छाएं छोटी और सादी रह गई, वो शोहरत के पीछे नहीं भागे, मतलब गरीबी ने उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तो कहाँ से उनके अंदर इच्छाएं आ जाएंगी, कहाँ से उनके अंदर सत्ता पाने की इच्छा होगी, पैसा कमाने की इच्छा होगी, जब गरीबी ने उनको आगे बढ़ने ही नहीं दिया, कहाँ वो शोहरत के पीछे भागेंगे। गरीबी ने ही तो उनको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया। फिर कहते हैं ही गेन फ्रॉम हेवन ट्वाइस ऑल ही विशेस विज्ड अ फ्रेंड, मतलब उसे हेवन से, यानी कि बस यही उसने चाहा था, एक दोस्त मिल गया। तो पोएट यहाँ पे कहते हैं गरीबों की मतलब यहाँ पे पोएट ना गरीबों की लाइफ की तारीफ करते हैं कि वह शोहरत और सत्ता की पागल दौड़ से दूर थे, यानी कि जैसे लोग भाग रहे हैं शोहरत पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए, पैसे के पीछे, तो गरीब इनसे बहुत दूर है, क्योंकि कभी गरीबी ने, ये जो दफन लोग हैं ना, शायद गरीबी ने इन्हें वहाँ तक नहीं पहुँच दिया। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश रही होगी सिर्फ एक सच्चा दोस्त पाना था। तो पोएट यहाँ सादे जीवन को महान जीवन बेहतर बना रहे हैं। तो ये था, इसको मैंने अच्छे से पढ़ाया, तो ये इंपॉर्टेंट लाइनें थी। अब यहाँ से हम यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। अब हम इसको नेक्स्ट डे में देखेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, देन आपके आ जाएंगे, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की क्या था, टिंटन एबे था शायद, है ना। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। फिर पीबी शैली का आ जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट इनकी लाइनें हैं, टू आई स्काईलार्क। तो यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। कैसा लगा, अब कैसा क्या लगा, अब हम इसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट इसका आना चाहिए ना। ये सही है कि नहीं सही, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इसी तरह हम पोएम को क्या करेंगे, पोएम की इंपॉर्टेंट लाइनों को रिवीजन कर लेंगे। सही है ये जो मैंने शुरू किया है, क्या सही है कि गलत है, आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।